स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिधर पढ़ो फिजिक्स क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर डेली एक फिजिक्स कक्षा 12वीं का वीडियो अपलोड होता है। तो आज भी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका आज का टॉपिक है कूलाम के नियम। तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि आवेश क्या होता है, सजातीय आवेशों में क्या होता है, विजातीय आवेशों में क्या होता है। सामान्यतः हमें पता है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य एक बल लगता है। तो सजातीय आवेशों में कौन सा बल लगता है, विजातीय आवेशों में कौन सा बल लगता है। तो जैसा कि हमें पता है कि सजातीय आवेशों में क्या लगता है, प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेशों में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। बट ये बल का परिमाण कितना होता है जो किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य, जैसे हम बोले कि ये कोई अपना नाभिक है जिसमें प्रोटॉन है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में कि इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच एक आकर्षण बल लगता है, ठीक है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और ये एक आकर्षण बल से बना होता है। इस बल का नाम क्या है? तो इस बल का नाम होता है विद्युत बल। तो विद्युत बल की अवधारणा तो बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन विद्युत बल का परिमाण कितना होता है ये अभी तक पता नहीं लगा था। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने इन दोनों आवेशों, किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य, उन्होंने दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य एक प्रयोग किया था। दो बिंदु स्थिर आवेशों के मध्य प्रयोग किया और उन दोनों के मध्य लगने वाले बल के लिए, जब दो आवेशों के मध्य बल लगता है तो उस बल के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। मतलब यदि कोई भी दो आवेश होंगे तो उनके मध्य कितना बल लगेगा, इस बल के परिमाण को, इस बल के लिए उन्होंने एक प्रयोग दोहराया, एक प्रयोग किया और उस प्रयोग का नाम दिया क्या, कूलाम का नियम। तो ये कूलाम का नियम होता क्या है? तो कूलाम का नियम समांतर दो स्थिर बिंदु आवेशों के लागू किया जाता है। तो कूलाम के नियम अनुसार उन्होंने क्या अपने प्रयोग में देखा कि यदि कोई दो बिंदु आवेश, और वो भी कौन सा होना चाहिए, स्थिर, यदि कोई दो, माना कि ये एक प्लस क्यू आवेश है और ये एक यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू आवेश भी हो सकता है, प्लस क्यू आवेश हो सकता है, मे भी ये दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस हो सकते हैं। इसके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये दोनों प्लस हो, दोनों माइनस हो, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, कोई भी आवेश हो सकते हैं। तो यदि कोई दो आवेश एक दूसरे से, और आवेश कैसे होना चाहिए, स्थिर, यदि कोई दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, जैसे मान लेते हैं कि इस आवेश, ये कोई बिंदु आवेश है जिसका कितना परिमाण है, प्लस क्यू, ये कोई बिंदु आवेश है जिसका कितना परिमाण है, माइनस क्यू। तो अब ये प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या करेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं कि विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। मतलब कि या तो ये प्लस इस माइनस क्यू को अपनी ओर आकर्षित करेगा, या तो ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो यदि कोई दो बिंदु स्थिर आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पे, मान लेते हैं कितनी दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है, ठीक है, तो इनके मध्य लगने वाला बल, अब हम लोग अभी पढ़े कि हम केवल बल की गणना करेंगे, न कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, क्योंकि अभी यह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन आवेशों पर निर्भर करेगा, उन आवेशों के परिमाण पर निर्भर करेगा कि वो आवेश क्या है, दोनों प्लस हैं, दोनों माइनस हैं, एक प्लस एक माइनस है, एक माइनस एक प्लस है, वो उस पर निर्भर करेगा कि आकर्षण क्या होगा कि प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो यदि कोई दो बिंदु स्थिर आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित हो, ठीक है, r दूरी पर स्थित हो, तो इनके मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियम अनुसार क्या है कि इनके मध्य जो बल लगेगा वो बल इन दोनों आवेशों के परिमाण, तो इनके, इसके पास कितना परिमाण है, प्लस क्यू, इस पर कितना परिमाण है, माइनस क्यू। तो हम अभी बताए थे कि कल ही हम लोग पढ़े थे, अपने पिछले वाले लेक्चर में पढ़े थे कि चाहे वो प्रोटॉन हो, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज, इन दोनों के ऊपर जो आवेश होते हैं वो कितना होते हैं,
1.6 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों के ऊपर ही 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। मतलब इसके पास भी क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम यदि एक आवेश लेंगे तो। ठीक है, तो चाहे वो प्लस क्यू ले चाहे वो माइनस क्यू ले, दोनों के ऊपर ही क्या होगा समान आवेश होगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक आवेश है Q1 प्लस माइनस बढ़ा दीजिए और एक आवेश क्या है Q2, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस लेना है नहीं ले Q1 Q2 ले सकते हैं, चलिए हम Q1 Q2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यदि Q1 और Q2 कोई दो स्थिर आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल जो है ये इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, देखिए इस बिंदु आवेश के पास कितना चार्ज है आवेश है Q1, इसका कितना है Q2, मतलब इसका परिमाण है Q1 इसका परिमाण है Q2, तो इन दोनों आवेशों के परिमाण के क्या है गुणनफल के क्या अनुक्रमानुपाती। ठीक है, ये पहला है। और दूसरा क्या बताया कि उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए इस नियम को हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये इसके कारण देखिए ये क्या है लगने वाला बल जो है वो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये पहला है ये दूसरा है, ये प्रथम पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, हम मान लिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, समीकरण 1 समीकरण 2। अच्छा, यदि हम इन दोनों को मिला के लिखें, दोनों को मिलाकर लिखने पर दोनों को मिलाकर लिखने पर तो जब दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये F अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती इंटू Q1 Q2 इंटू 1/r²। जैसा कि हम लोग पता है जब भी हम इन्हीं भी दो समीकरणों को लिखते हैं तो लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड लिखेंगे, राइट साइड वाले को राइट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या अपना आ गया F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 इंटू 1/r²। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, अब यहां पे क्या अपना आ रहा है, यहां पर आ रहा है क्या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। तो इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं एक नियतांक लगाते हैं। तो मान लेते हैं क्योंकि जब भी हमें पता है जब किसी भी अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को बराबर में बदलना होता है तो इसके साथ हम एक नियतांक एक कांस्टेंट K C R P कुछ भी लगा देते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। हम यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिए K। ठीक है, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को बराबर बदलने के लिए क्या करना पड़ता है हमें एक कांस्टेंट एक नियतांक लेना पड़ता है। हम यहाँ पे क्या लिए K। तो अब जब करते उतार दीजिए क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, तो F बराबर क्या हो गया K Q1 Q2 बाई r²। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जहां K एक नियतांक है जिसका मान पद्धति पर निर्भर करता है, जिसका मान पद्धति पर निर्भर करता है। पद्धति पर निर्भर करने का मतलब क्या है कि हम लोग पढ़े हैं पिछले कक्षा में कक्षा 11वीं में कि 4 प्रकार की पत्तियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी पत्तियां होती हैं वो एक होता है MKS, एक होता है CGS, एक होता है SI और एक होता है FPS। MKS का मतलब क्या होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS का मतलब क्या होता है फुट पाउंड सेकेंड और SI का मतलब क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो F बराबर क्या हम अलग अलग पत्तियों के अलग मान निकालेंगे। ठीक है, तो F बराबर क्या होगा K Q1 Q2 r², जहां K क्या है एक नियतांक है जिसका मान पद्धति पर निर्भर करता है।
तो पद्धति पर निर्भर करता है, मतलब क्या कि एसआई पद्धति के लिए इसका मान कुछ और होगा, सीजीएस पद्धति के लिए इसका मान कुछ और होता है। ठीक है, तो देखते हैं एसआई पद्धति के इसका मान क्या होता है। एसआई पद्धति के लिए, तो एसआई पद्धति के लिए वायु या निर्वात में, क्योंकि अलग अलग माध्यम में इस के का मान माध्यम पर निर्भर करता है, अलग अलग माध्यम में इसके का मान क्या होगा, अलग अलग होता है। ठीक है, तो वायु या निर्वात में के का मान होता है 1/4πε0। एसआई पद्धति में वायु या निर्वात में के का मान कितना होता है, 1/4πε0, जहां ε0 क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मतलब क्या है कि उस माध्यम में, विद्युतशीलता का क्या होता है, उस माध्यम में कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से भ्रमण कर रही हैं, ये हमें क्या बताता है, विद्युतशीलता। तो ε0 क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, या तो हम k बराबर 1/4πε0 रखेंगे इस समीकरण में, मान लेते हैं समीकरण हमारा क्या है, 3 है, तो हमारा f बराबर कितना आ जाएगा, k के स्थान पे क्या रखना है, 1/4π 1/4πε0 q1 q2 r²। तो ये आपका क्या है, एसआई पद्धति में किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, चूंकि बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन, तो हम इसे इस प्रकार से न्यूटन लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एसआई पद्धति के लिए, वो भी किसके लिए, वायु या निर्वात में। ठीक है, के बराबर 1/4πε0। कोई किसी कहीं पर इस के की जगह हम लोग क्या लेते हैं, सी भी लेते हैं, सी डैश, और इस सी या सी डैश को क्या बोलते हैं, कूलम्ब नियतांक। ठीक है, क्योंकि कूलम्ब के नियम से निकला है, हम इसे कूलम्ब नियतांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एसआई पद्धति के लिए एफ का मान है। ठीक है, तो ये क्या है, वायु निर्वात में एसआई पद्धति में इन दोनों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, इस 1/4πε0 का मान यदि निकाला जाए तो इसका मान होता है 9 × 10⁹। अब ये मान आता कहां से है, तो प्रयोग के द्वारा वायु निर्वात में ε0 का मान होता है 8.86 × 10⁻²। तो यहां से जब निकालेंगे इसका मान, तो हमारा आ जाएगा 1/4π का मान होता है 22/7 या 3.16, एक 4 ले देंगे, और इसका मान हो जाएगा 8.86 × 10⁻²। जब इसको हल करेंगे हम, तो हमारा आएगा कितना, 9.10⁹। ठीक है, तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब इस रूप में लिखेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये F बराबर 9 × 10⁹ गुणे q1 q2/r²। तो ये आपका क्या है, मीटर। ये आपका एसआई पद्धति में इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, मैं यहाँ साइड लिख देता हूँ, क्या ε0 का मान होता है 8.16 × 10⁻12। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, आगे काम देने वाला है अपने को। तो ये आपका क्या है, एसआई पद्धति में। ठीक है, इसी प्रकार से सीजीएस पद्धति के निकालेंगे, तो सीजीएस पद्धति के लिए के बराबर होता है क्या, 1। वायु या निर्वात के लिए के बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो जब हम इस समीकरण में के का मान, समीकरण 3 में के का मान रखेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, मतलब के के जगह रखेंगे 1, तो कितना आ जाएगा, के बराबर q1 q2/r²। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, अपना बल का मात्रक होता है क्या, डाइन। तो ये आपका क्या है, सीजीएस पद्धति में
बल का मात्रक होता है। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम का नियम यदि लिखने के लिए आएगा, यदि कूलाम का नियम लिखने के लिए आएगा तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो गाइस ये है क्या कूलाम का नियम। तो नियम क्या कहता है, जिसके द्वारा हम निकालते हैं व्यंजक, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। ये क्या है आपका कूलाम का नियम। तो क्वेश्चन इस प्रकार ये पूछे जाते हैं कि कूलाम का नियम लिखकर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। एकांक आवेश मतलब क्या कि जो हमारा Q1 और Q2 का मान निकला हुआ है, इसे हमें क्या प्रूफ करना होता है, एक, कि ये जो आवेश हैं वो एकांक आवेश कब होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एकांक आवेश। तो हेडिंग लगाते हैं, क्या हमारा हेडिंग क्या है, एकांक आवेश। ठीक है, एकांक आवेश। फिर से अपने पास क्या समीकरण है, तो अपने पास है F इक्वल टू F 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम इस समीकरण का, इस इक्वेशन का, इस फॉर्मूला का उपयोग करके एकांक आवेश को परिभाषित करेंगे। तो हमें पता है कि ये 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा दें, इसका काम नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है अपना F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यदि हम इस समीकरण में, हमें चूंकि क्या चाहिए, Q1 Q2 को क्या लाना है, 1 के बराबर लाना है। तो 1 के बराबर लाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा राशि है जिसे किसी भी राशि में गुना कर देंगे या भाग देने पर क्या होगा, उतना ही प्राप्त होता है। हमें इसे 1 लाने के लिए क्या चाहिए, सबको 1 करना पड़ेगा। मतलब हमें इस साइड भी क्या करना पड़ेगा, हमें इस साइड में 1 लाना है। मतलब F के प्लेस में क्या लाना पड़ेगा, 1 लाना पड़ेगा। तो F के प्लेस में, 1 के स्थान पे 1 लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर तो हमें R को क्या करना पड़ेगा, 1। चूंकि हम SI माप पत्ती में लेके चल रहे हैं, तो SI पत्ती में दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो हमें क्या पड़ेगा, पहले R बराबर 1 मीटर, क्योंकि यदि हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग क्या होता है, 1। चूंकि हमें Q1 Q2 का मान ही 1 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई 1। अब हम इस समीकरण में ऐसा क्या चीज रखें कि हमारा 1 आ जाए। तो हमें इसको कैंसिल करना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 × 10⁹ का भाग देना पड़ेगा, तब यहाँ पर 1 आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, F के स्थान पे क्या रखेंगे, 9 × 10⁹। थोड़ा रख के देखते हैं, F के स्थान रखिए 9 × 10⁹ बराबर 9 × 10⁹ गुणे Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर का रखना है 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, 1 और यहाँ बच जाएगा Q1 Q2। देखिए आ गया क्या अपना Q1 Q2 बराबर 1। तो Q1 Q2 बराबर 1 किस प्रकार से आया, जब हम क्या किए, F का मान कितना रखा गया है, 9 × 10⁹ और क्या R बराबर क्या रखा गया है, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर, तब जाकर के हमारा क्या आया, Q1 Q2 मान 1। तो हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे। अच्छा एक और देखिए, ये ε0 है, ε0 कहां पे होता है, वायु या निर्वात के लिए। ठीक है, तो हम इसको जब परिभाषित करना होगा कैसे करेंगे, कि वायु या निर्वात में दो स्थिर आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों। दो स्थिर आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और उन दोनों के मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो इन स्थिर आवेशों को एकांक आवेश कहते हैं। ठीक है, क्या कि यदि वायु या निर्वात में दो स्थिर आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं। तो स्थिर आवेश किसको बोलते हैं, एकांक आवेश, जिसे हम कहते हैं वायु या निर्वात में दो समान परिमाण के
स्थिर आवेश, दो समान परिमाण के स्थिर आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो और उनके मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो तो ऐसे आवेश को क्या कहते हैं? एकांक आवेश कहते हैं। तो ये है क्या आपका एकांक आवेश। आई थिंक सो एकांक आवेश समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और जो कि अगला टॉपिक हमारा क्या है कि अलग अलग पत्ती में इस बल का मात्रक क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग पत्ती में, तो जैसे कि हम लोग को पता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक हम लोग पढ़ेंगे क्या? कूलाम। बट ये कूलाम मात्रक जो है, एसआई पत्ती की बात कर रहे हैं हम लोग, एसआई पत्ती में आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। लेकिन ये कूलाम जो है वो बहुत बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। इसलिए कभी कभी हम जब छोटे छोटे कणों की बात करते हैं तो उसमें जो उपस्थित आवेश होते हैं उनका मान बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो जैसे हम लिखें, एक संबंध होता है छोटे बड़े में, एक कूलाम बराबर लिखा जाए तो ये होता है 10⁻³ मिली कूलाम। यदि हम माइक्रो में लिखें तो 10⁻⁶ माइक्रो कूलाम। इस प्रकार से हम लोग कूलाम को अलग अलग चेंज कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं mc, इसको लिख सकते हैं माइक्रो कूलाम, इस प्रकार से। उसी प्रकार से सीजीएस पत्ती में एक कूलाम बराबर होता है 3। सीजीएस पत्ती में कूलाम का मात्रक मतलब आवेश का मात्रक जो है वो क्या होता है? स्थैतिक कूलाम, स्थैतिक कूलाम, ठीक है। तो एक स्थैतिक कूलाम बराबर कितना कूलाम होता है? तो एक कूलाम बराबर हम लिख सकते हैं 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलाम। हम लोग इतना लिख सकते हैं। यदि हमें कोई बोला कि स्थैतिक कूलाम को कूलाम में या कूलाम को स्थैतिक कूलाम में बदलिए तो हम लिखेंगे एक कूलाम बराबर क्या? 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलाम। सीजीएस पत्ती में एक और इसका मात्रक होता है, उसका मान होता है क्या? वैद्युत चुंबकीय मात्रक आवेश, ये लिख सकते हैं हम लोग। वैद्युत चुंबकीय मात्रक आवेश भी एक मात्रक होता है यदि हम विद्युत चुंबकीय सीरीज पत्ती की बात करें तो। और विद्युत चुंबकीय मात्रक आवेश कूलाम का कितना होता है? तो हम इसको लिख सकते हैं एक कूलाम बराबर 1/10 वैद्युत चुंबकीय मात्रक आवेश, AMEMU, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। तो ये था कुछ अपने आवेश के मात्रक, छोटे बड़े मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? कूलाम। उससे छोटा क्या होगा? मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम। ये है एसआई पत्ती में। सीजीएस पत्ती की बात करें तो सीजीएस पत्ती में क्या होता है? इसका मात्रक स्थैतिक कूलाम, और एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलाम, ठीक है। यदि हम चुंबकीय के रूप में दिखाना चाहें तो इस सीजीएस पत्ती में ही वैद्युत चुंबकीय मात्रक आवेश होता है चुंबक के रूप में, और उसमें क्या होता है? एक कूलाम बराबर 1/10 EMU, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ आवेश के बारे में, आवेश का मात्रक, कौन आवेश बड़ा होता है, कौन आवेश छोटा होता है। अगला टॉपिक हमारा क्या है? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, ठीक है। परावैद्युतांक, तो जैसे भी हम लोग देखे थे, यहाँ पे लिखे थे कि वायु या निर्वात में K का मान होता है 1.1/4πε0। तो ये ε0 क्या था? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता थी। अलग अलग माध्यम की विद्युतशीलता अलग अलग होती है, भिन्न होती है। यदि हम इसी दोनों आवेशों को वायु की जगह पानी में डाल दे, मोम में डाल दे, थर्मोकोल में रखें, लकड़ी में रखें, पारा में रखें, तो इनके मध्य लगने वाला बल जो है वो भिन्न भिन्न होता है। ये किसके कारण होता है? तो उसका जो इफेक्ट होता है वो किसके कारण होता है? परावैद्युतांक के द्वारा। परावैद्युतांक क्या होता है?
तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की विद्युतशीलता को निर्धारित करता है कि किस माध्यम में कितनी विद्युतशीलता होती है, उसे कौन निर्धारित करता है? परावैद्युतांक। ठीक है, तो ये परावैद्युतांक होता क्या है? जैसे हम लोग निकाले अभी क्या कि वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, कितना बल निकला था अपना? 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, जहां पे एप्सिलॉन 0 क्या है? उस वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि हम इन दोनों आवेशों Q1 Q2 को वायु या निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम में रख दें, माध्यम में, तो फिर इनके मध्य लगने वाला जो बल है वो कितना हो जाएगा? तो अब हम चूंकि एप्सिलॉन 0 को बोले थे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, यदि इस माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो तो 1/4πε Q1 Q2 क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। तो हम इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यदि हम 1 में 2 का भाग देते हैं, अब दोनों पद बराबर होंगे नहीं, ये बताएं कि अलग अलग माध्यम में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? अलग अलग होता है। तो जैसे हम बोले कि वायु और निर्वात में इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना है? F है। यदि किसी माध्यम में इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना है? मानते हैं F1 F' कुछ भी ले सकते हैं। माना कि माध्यम में कितना है? F1 है। तो यदि हम इसे भाग देते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग देने का, तो क्या हो जाएगा? F1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर बटे में 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। तो देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास? यहाँ पे यहाँ बचेगा अपना ε/ε0। अब इस ε/ε0 को ही क्या कहते हैं? परावैद्युतांक, और जिसे हम क्या करते हैं? K से डोनेट करते हैं। K से डोनेट मतलब K से प्रदर्शित किया था, कैपिटल K से। अब जो हम वहां K लिए थे वो क्या था? एक कांस्टेंट है, एक नियतांक था, उसे हम बोले कि C भी ले सकते हैं, C ले सकते हैं। और ये K जो है, अब जरूरी नहीं है कि हम इसे K ही ले, हम इसे E एप्सिलॉन R भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन R। तो यदि आपकी मर्जी है तो K लीजिए, नहीं तो एप्सिलॉन R ले सकते हैं। तो ये एप्सिलॉन R या K क्या है? उस माध्यम की परावैद्युतांक। ठीक है, तो अब यदि हमें लिखना हो गया, हमें नहीं पता है कि एप्सिलॉन का उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है, हमें नहीं पता है कि उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है। ठीक है, तो मतलब हमें इस एप्सिलॉन विद्युतशीलता नहीं पता है, विद्युतशीलता नहीं पता है, परावैद्युतांक पता है। तो हम बल किस प्रकार से करें? इस इक्वेशन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो इसको लिखेंगे क्या? 1/4π। अब एप्सिलॉन के स्थान क्या रखेंगे? हम इसको सीधे गुणा कर सकते हैं। एप्सिलॉन का क्या हो जाएगा? K एप्सिलॉन 0, K एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यदि हमें इसको इस रूप में लिखना होगा तो हम क्या करते हैं कि K बराबर 1, क्योंकि अलग अलग माध्यम का परावैद्युतांक का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। तो वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना होता है? 1। ठीक है, इसको याद रखेंगे, K का मान कितना होता है? 1। इसके लिए वायु या निर्वात के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो मेन पॉइंट है वो है क्या? परावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में किसी निश्चित दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे F/F1 बराबर क्या लिखा है? ε/ε0, और इस ε/ε0 को क्या कहते हैं? उस माध्यम का सापेक्षिक परावैद्युतांक बोल सकते हैं या केवल हम परावैद्युतांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये F क्या है? वायु या निर्वात में
किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। F1 क्या है? किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि वायु या निर्वात में किसी निश्चित दूरी पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैतान कहते हैं। और अलग अलग माध्यम का परावैतान अलग अलग होता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइस। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो आप सबको नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।